साथियों नमस्कार। आज हम एक बार पुनः बात जलवायु विज्ञान पर कर रहे थे और उसी में जो खास हमारा जो पिछला टॉपिक था चक्रवात। चक्रवात अगर किसी ने नहीं देखा है तो आप पूरे वीडियो में जाकर जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स की लिस्ट है उसमें देख लें। और आज मैं कोशिश करूंगा कि आपको जो टॉपिक मैं करवाने वाला हूं वो राजस्थान के समस्त एग्जाम्स और जो आरपीएससी भूगोल व्याख्याता के एग्जाम के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और इसको समझना बहुत जरूरी है। चाहे पिछले 2 एचएम के एग्जाम रहे हैं या फिर महिला सुपरवाइजर रहा है या अन्य भी भारत की या विश्व की या राजस्थान की जलवायु में से जो टॉपिक होते हैं वो अक्सर इन्हीं जो व्लादिमीर कोपेन है, थार्नथवेट है या फिर टिरवाथा जो रहते हैं इनके वर्गीकरण से संबंधित प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। तो आज हम उसी पे बात करने वाले हैं। आखिर जो जलवायु और मौसम है उसको समझने के बाद हम कोशिश करेंगे कि उन्होंने किन आधारों पर जो है जलवायु का वर्गीकरण विश्व का, भारत का और राजस्थान का किया है। तो बिना कोई समय गंवाते हुए हम बात करते हैं टॉपिक पर। तो सबसे पहले ये जान लेना बहुत जरूरी होगा कि मौसम क्या है। मौसम क्या है? अगर मौसम समझ में आता है तो फिर हम बात करेंगे जलवायु की। मौसम का मतलब एक साधारणतः जो शब्द है मौसम, मौसम ये एक अरबी शब्द है, मौसमी शब्द है, जिसका शाब्दिक जो अर्थ होता है वो होता है उत्परिवर्तन या मौसम की या जलवायु की एक क्षणिक दशा जो परिवर्तन को व्यक्त करती है उसको हम मौसम कहते हैं। अगर मैं साधारण शब्दों में इस बात को कहूं तो आपको बात और ज्यादा समझ में आ जाएगी कि तापमान, आर्द्रता, वर्षा, पवन, पवनों की दिशा और वर्षा, इनकी किसी भी मौसम विशेष में या किसी भी जलवायु विशेष में या किसी भी वायुमंडल की दशा विशेष में इनकी क्षणिक जो परिवर्तन की दशा है उसको हम मौसम कहते हैं। दोबारा एक बार पुनः इस बात को सुने कि मैं कह रहा हूं कि आर्द्रता, तापमान या फिर पवनों की दिशा या फिर जो वर्षा है, इनके एक क्षणिक परिवर्तन को ही हम मौसम कहते हैं। यानी दिन में मौसम कई बार परिवर्तित हो सकता है, कई बार पवनों की दिशा परिवर्तित हो सकती है या कई बार वर्षा हो सकती है, बादल आ सकते हैं। ये जो सारी कंडीशनें हैं इनको हम कहते हैं मौसम। और मौसम अरबी भाषा का शब्द है। लेकिन जलवायु जो होती है, मौसम की 20 से अधिक वर्षों की लगातार जो एक प्रवृत्ति, एक आदत होती है, उस आदत को व्यक्त करने वाला एक शब्द होता है, उस शब्द को हम जलवायु कहते हैं। यानी कि इस मौसम में तापमान, वर्षा, आर्द्रता, पवनों की दिशा या फिर मुख्यतः जो मौसम के परिवर्तनों का जो दौर होता है उस दौर को हम एक लंबे समय तक जज करने के बाद, लंबे समय तक उसको आंकलित करने के बाद एक निर्णय निकालते हैं और उस निर्णय में हम कह सकते हैं कि ये एक आर्द्र प्रकार की जलवायु है। या जैसे मरुस्थलों में हम सामान्यतः 20 से 50 वर्षों में इस तरह की एक प्रवृत्ति को देखते हैं, एक आदत को देखते हैं कि वहां अक्सर सूखा पड़ता है, तो हम कह देते हैं कि अति शुष्क जलवायु। तो एक ये जलवायु एक 20 या 50 सालों में औसतन एक मौसम की प्रवृत्ति को शो करती है, तो उसको हम कहते हैं जलवायु। बात आपको समझ में आ गई होगी कि जलवायु क्या है और मौसम क्या है। लेकिन बात यहां जो आती है मौसम में, मौसम में अगर यहां लिखूं तो एक क्षणिक दशा है, एक जो क्षण होता है उसकी दशा है। और जलवायु जो है वो मौसम की दीर्घकालीन प्रवृत्ति है। और ये प्रवृत्ति जो है वो 20 साल से अधिक की होनी चाहिए। 20 साल से 50 साल की एक औसत मौसम की प्रवृत्ति को ही हम क्या कहते हैं? दीर्घकाल की प्रवृत्ति है। बात आपको समझ में आ गई होगी। अब बात यह आती है कि साधारणतः जो मौसम है और जो जलवायु है, जलवायु के वर्गीकरण में हम सबसे पहले जो है व्लादिमीर कोपेन, जर्मन एक विद्वान था, जलवायुविदा था, उसके द्वारा जो विश्व का
जो जलवायु वर्गीकरण है वो किया गया था, और उसके ऊपर आज हम बात करने वाले हैं कि व्लादिमीर कोपेन ने जो जलवायु वर्गीकरण है उसको किस तरह से परिभाषित किया था। साथियों, इसमें एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि जलवायु जो वर्गीकरण है बड़ा आसान है, लेकिन बात है कि आप जो टर्मोलॉजी है उसको अच्छी तरह से समझ लें। तो जलवायु वर्गीकरण, जलवायु वर्गीकरण में बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि किस आधार पर जलवायु का वर्गीकरण किया जाए, किस आधार पर जलवायु का वर्गीकरण किया जाए। तो अगर मैं वनस्पति वेता केंडाल की बात करूं तो केंडाल ने भी कुछ आधारों पर वनस्पति का वर्गीकरण किया था। या फिर मैं बात करूं हमारे महान जो भूगोलवेता रहे थे अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट उनकी, तो अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट ने जो वर्षा, तापमान और वनस्पति का जो रिलेशन बताया था अपने अन्वेषणों के दौरान, उसमें भी ये देखा गया था कि वर्षा के साथ साथ वनस्पति का जो रूप है वो परिवर्तित होता जाता है। तो वनस्पति और वर्षा का उन्होंने घनिष्ठ संबंध बताया था। उसके बाद केंडाल ने जो वनस्पति का वर्गीकरण था वो वर्षा के आधार पर किया था। वनस्पति का, क्योंकि वो वनस्पति वेता थे, तो वनस्पति का वर्गीकरण क्या किया, वर्षा के आधार पर किया था। और इसी आधार को केंडाल के वर्गीकरण को, किसके, डी केंडाल के वर्गीकरण को ही किसने उठाया, व्लादिमीर कोपेन ने, बी कोपेन ने। तो कोपेन का जो वर्गीकरण है वो विश्व प्रसिद्ध और सर्वमान्य है, लेकिन कोपेन ने जो वर्गीकरण दिया था वो आधार तो केंडाल को बनाया था। लेकिन ये सवाल जो है अक्सर जो पूछे जाते हैं वो बड़े ही नाजुक तरीके से और बहुत ही महीन तरीके से आपके वास्तविक ज्ञान को समझने के लिए, या आपको इस वस्तु का कितना ज्ञान है या वर्गीकरण के बारे में आप सुस्पष्ट हैं या नहीं, तो ऊपर ऊपर से प्रश्न उठाए जाते हैं। जैसे व्याख्याता एग्जाम 2013 वाली वैकेंसी का था, उसमें भी इसी तरह का एक प्रश्न पूछा गया था, और वो प्रश्न था कि जो थॉर्नथवेट था उसने अपना जो 1948 का संशोधित वर्गीकरण था वो किस आधार पर दिया था। लेकिन कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में से तो हर बार जो है प्रश्न पूछा जाता है। एचएम एग्जाम में पूछा गया कि मालाबार तट की किस तरह की जलवायु पाई जाती है। हर बार जो है आंगनवाड़ी सुपरवाइजर में राजस्थान की जलवायु के पूछे जाते हैं, या फिर पश्चिमी जो यूरोप तटीय क्षेत्र है उसकी जलवायु का पूछा जाता है, या फिर बहुत बार जो है कॉलेज व्याख्याता में 2015 की जो वैकेंसी आई उसमें CS प्रकार की जलवायु का मतलब क्या है, यानी भूमध्य रेखीय, भूमध्य सागरीय, या जो टुंड्रा प्रदेश या टेंगा प्रदेश की, या जो भी नाम दे दिए जाते हैं ऑप्शन के तौर पर। तो आपको इन चीजों की समझ होना बहुत जरूरी है। तो मैं बात करूंगा केंडाल ने यानी अपने वनस्पति वर्गीकरण में 5 प्रकार के वनस्पति जलवायु जोन बताए थे, और उन्हीं को आधार बनाते हुए जो व्लादिमीर कोपेन था उस कोपेन ने भी अपनी जो मूल वर्गीकरण था वो उन्होंने केंडाल को आधार बनाते हुए 1900 में दिया था। 1900 के बाद उन्होंने इसके अंदर परिवर्तन किया 1918 में। लेकिन उस समय विश्व युद्ध चल रहा था प्रथम, तो इतना इस पे ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन ये वर्गीकरण जो फेमस हुआ वो 1931 का था। ध्यान देना इस बात पे। 1931 का जो वर्गीकरण है वो लगभग आज हम पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर इसमें एक अंतिम संशोधन किया गया था, और वो किया गया था सन 1953 में। अब एक सवाल यहां यह बनता है कि व्लादिमीर कोपेन ने अपना सिद्धांत 1900 के बाद किस वर्ष परिवर्तन या उसमें परिमार्जन या परिष्कृत नहीं किया। तो ध्यान देना कि ये 3 सन आप याद रखोगे। 1918 में उसने अपना पहला वर्गीकरण दिया, लेकिन हालांकि 1900 में उन्होंने केंडाल को आधार बनाते हुए अपना वर्गीकरण दिया था। फिर बात आती है 1931 में, और लास्ट वाला जो है वो प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसको कोपेन गीगरपाल
वर्गीकरण के नाम से जानते हैं। ये थोड़ा ध्यान कर लेना। और आज जो हम पढ़ रहे हैं वो यही पढ़ रहे हैं क्योंकि संशोधित प्रमार्जित रूप को ही हम पढ़ रहे हैं। तो बात अब ये आती है कि ये तो इन्होंने अपना वर्गीकरण दिया था, लेकिन एक सवाल सीधा सा आता है। जैसे अगर थारंथवेट की बात आती है तो उसमें पूछा जाता है कि आधार क्या था, तापीय दक्षता था, या वाष्पोत्सर्जन की दर थी, या फिर वर्षण प्रभाविता दर थी, या फिर वनस्पति थी। इस तरह के ऑप्शन दिए जाते हैं। तो पहले मैं ये बता दूं कि कोपेन का जो जलवायु वर्गीकरण था उसका जो आधार था वो दो तरीके का था। एक तो अनुभाविक आधार था, अनुभव के आधार पर अनुभाविक, और दूसरा जो आधार था वो मात्रात्मक आधार था। तो हम कह सकते हैं कि कोपेन का जो जलवायु वर्गीकरण है वो अनुभाविक और मात्रात्मक आधार पर टिका हुआ था, क्योंकि अनुभव उनके जो थे वो संपूर्ण विश्व की वनस्पति थी, और जो मात्रा थी तो उन्होंने अक्सर जो तापमान और जो वर्षा है उनको आधार बनाया। तो वर्षा की मात्रा और तापमान की जो इकाई थी उन इकाइयों के संयोग से उन्होंने विश्व की जलवायु का वर्गीकरण किया था। तो तापमान, यहां ध्यान देना कि ये प्रश्न बहुत बार नेट सेट और इसके अलावा प्रथम श्रेणी में भी पूछा जा चुका है, कॉलेज व्याख्याता में पूछा जा चुका है। तो इनका मुख्य जो आधार था तापमान और वर्षा, यानी कि ये एक तरह से अनुभाविक और मात्रात्मक विधियों पर आधारित इनका वर्गीकरण है, जिसमें जो है तापमान और वर्षा, और जो आलोचक हैं वो इसी आधार पर, मात्रात्मक आधार पर ही कोपेन की आलोचना करते हैं कि इन्होंने बहुत सारे अंग्रेजी जो शब्द अल्फाबेट हैं उनका प्रयोग करके इन्होंने सिद्धांत को बहुत ज्यादा जो है वो हार्ड और जटिल बना दिया है। लेकिन ऐसा नहीं है। मैं ये मानता हूं कि कोपेन का वर्गीकरण इतना सुस्पष्ट और सर्वमान्य है कि उन्होंने वर्षा की मात्रा को और तापमान की जो दर है उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपने सिद्धांत का वर्गीकरण किया। तो आइए हम पढ़ते हैं, और एक सिंपल सी बात को जब हम पढ़ेंगे तो एक एक चीज जो है वो आप समझते जाइएगा, क्योंकि अगर आपकी एक भी चीज इस वीडियो में मिस होती है तो फिर आप इस सिद्धांत को समझने में असमर्थ हो जाओगे। ये रटना नहीं है बिल्कुल भी, और हर एक शब्द आपको जो है किसी न किसी जलवायु की एक मूल विशेषता को व्यक्त करने वाला होगा। तो अब बात ये तो आप नोट कर लें पहले, या स्क्रीनशॉट ले लें। हाँ जी, अब हम बात करते हैं कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में तापमान और वर्षा को आधार बनाते हुए जब उन्होंने अपना वर्गीकरण दिया था, तो ये वर्गीकरण अपने आप में, ध्यान देना, मैं जो मुख्य उनका 1931 का, उसमें उन्होंने मुख्य जो 5 प्रकार बताए थे, ध्यान करना इस बात पे, क्योंकि ये प्रथम श्रेणी भूगोल व्याख्याता 2013 में, 13 वाली वैकेंसी 15 में जो हुई, यानी 14 के अंदर पेपर जो हुआ, उस पेपर में उन्होंने पूछा था कि 1948 स्पेशल सन देके कि थारंथवेट ने जो अपने सिद्धांत का संशोधन किया वो किस आधार पर किया था, तो वो था संभाव्य वाष्पोत्सर्जन दर पर। लेकिन इसी तरह का ये है कि 1931 में उन्होंने जो मुख्य जो प्रकार बताए थे, मुख्य 5 प्रकार बताए, लेकिन अब जो है संशोधित 53 के बाद ये मुख्य 6 प्रकार हुए, और 13 उपभाग और लगभग 25 जो है वो गौण भाग है। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है और आप नोट कर लीजिएगा इसको। ये विश्व की जलवायु की बात कर रहा हूं मैं। 1931 वाले में तो क्या था, 5 ही प्रकार थे, लेकिन 1953 यानी कि जिसको मैंने कहा था कि कोपेन गीगरपाल जलवायु वर्गीकरण, पूरा नाम उसका है कोपेन गीगरपाल जलवायु वर्गीकरण, 1953 वाले में 6 मुख्य प्रकार थे और 13 उपभाग थे इसके, और 25 गौण भाग थे। और अगर इसी में प्रश्न बारी बारी पूछा गया है तो भारत की जलवायु के जो कोपेन ने प्रकार बताए वो थे 8 प्रकार। कितने? 8 प्रकार की भारत में जलवायु थी, और राजस्थान में जो प्रकार बताए कोपेन ने वो थे 4 प्रकार। ये आरपीएससी 2010 सेकंड ग्रेड एग्जाम में पूछा गया था कि राजस्थान की जलवायु को कितने उप भागों में बांटा गया है। तो साधारणतः 5 भागों में, लेकिन किसी भी विद्वान का, चाहे वो आ जाए कोपेन, चाहे आ जाए वो थारंथवेट, चाहे आ जाए वो टिरवाथा, इनके सभी के ही 4 प्रकार बताए हुए हैं।
तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि भारत के कोपेन ने 8 बताए और जो राजस्थान है उसके 4 बताए। एक बार हम कोपेन को लेकर चलेंगे, उसके बाद थानथवेट के विचारों को हम पढ़ेंगे। लेकिन ध्यान ये रखना है कि टिरवाथा और जो कोपेन है उनमें जलवायु वर्गीकरण में ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन फिर भी हम उनका जिक्र अगले वीडियो में करेंगे। तो बात ये यहां तक समझ में आ गई। अब इसको आप समझें आराम से कि मैंने कहा 5 प्रकार की मुख्य जलवायु, ये तो 31 वाला था। अब हम इसको, तो मैंने जानकारी के लिए आपको बताया, हम पढ़ रहे हैं 1953 वाले को। अब जो जितनी भी किताबें हैं उसमें 1953 वाला जो संशोधित प्रमार्जित उनका वर्गीकरण था, जिसको मैंने कहा था कोपेन गीगर-पाल जलवायु वर्गीकरण, उसी को ही हम पढ़ने जा रहे हैं। बड़ा आसान है, बहुत ही आसान है, और मेरा मतलब भी यही है कि भूगोल को बहुत ज्यादा आसान कर देना ताकि आपको किसी तरह की बर्डन ना लगे। हालांकि कुछ ऐसी बातें रही हैं जिनको मैं इन दिनों में आपके वादों पर खरा नहीं उतर पाया हूं, क्योंकि थोड़ी व्यस्तता के कारण, प्रैक्टिकल के कारण और बहुत सारे एनुअल फंक्शन या सामाजिक जो शादी समारोह के कारण थोड़ा व्यस्त रहा। लेकिन कंटिन्यू जो वीडियो है आपको मैं देता रहूंगा। अब हम समझते हैं कि जो टर्मोलॉजी इन्होंने यूज की, जो शब्द यूज किए, इसमें 2 तरह के शब्द हैं, एक तो कैपिटल लेटर है और एक स्मॉल लेटर है। स्मॉल लेटर का अपना अलग अर्थ है और कैपिटल लेटर का अपना अलग अर्थ है, और इन्हीं अर्थों को आप समझते हुए जाएंगे। तो मैं एक बार उत्तरी गोलार्ध का एक डायग्राम आपके सामने पेश कर रहा हूं। इसको मैं मुख्य जो हमारी अक्षांश रेखाएं हैं उनको आपके सामने रख रहा हूं। यह हमारा आर्कटिक वर्त है और ये कर्क रेखा है, और ये लगभग जो है हमारा 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव है ना। तो भूमध्य रेखा पर कोपेन ने एक शब्द इस्तेमाल किया, कैपिटल लेटर का। एक बड़ा ही आसान है, बात समझ में आती जाएगी। जिसको थोड़ा सा मैप का ज्ञान है वो समझ जाएगा इन चीजों को। और फिर उन्होंने लगभग 23 डिग्री एन वर्तों के आसपास महाद्वीपों के पश्चिमी दिशा में लगभग जितने भी मरुस्थल हैं उनके लिए बी शब्द का इस्तेमाल किया। किसका? बी का। जो मैं ये शब्द लिख रहा हूं इन शब्दों को आप पकड़ते जाइएगा, ए बी। और जो लगभग क्वेश्चन प्रकार की, या मैं यूं कहूं कि समकारी शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु जो भूमध्य सागर के आसपास है, उसको उन्होंने सी कहा, कैपिटल लेटर सी। और जैसे ही स्नोफॉल आ जाता है, हिम वर्षा आ जाती है, जहां टेंगा प्रकार की या बोरियल प्रकार की, या कई बार उनको शंक्वाकार की वनस्पति भी कहते हैं, उस वनस्पति के लिए उन्होंने एक शब्द डी इस्तेमाल किया। क्या? डी इस्तेमाल किया। डी का मतलब जो टेंगा या शंक्वाकार या बोरियल वन, ये केवल उत्तरी गोलार्ध में ही इस तरह की वनस्पति पाई जाती है। ध्यान करने वाली बात है कि निम्न में से कौन सी वनस्पति जो है वो केवल उत्तरी गोलार्ध तक सीमित है। तो ये बोरियल वन हो सकता है, या ये टेंगा वन हो सकता है, या फिर हम इसको शंक्वाकार वन कहते हैं। अब शंक्वाकार का मतलब आपने देखा होगा कि जो सीनरियां होती हैं उनमें इस तरह के वृक्ष होते हैं, है ना, इस तरह के जो पेड़ होते हैं जिनके ऊपर स्नोफॉल यानी वर्षा पड़ती रहती है, और इनकी जो शाखाएं होती है वो नीचे की तरफ होती है ताकि जो बर्फ होती है वो सीधी नीचे आ सके। इनकी पत्तियां कठोर और छाल मोटी होती है ताकि जो अत्यधिक ठंड है उनको भी झेलने की पावर इन वृक्षों के अंदर होती है। तो यहाँ डी आ गया। अब जो एक ई प्रकार की जलवायु बताई वो सतत हिमाच्छादित, या मैं इसको टुंड्रा प्रकार की जलवायु कह सकता हूं। कौन सी? टुंड्रा प्रकार की। और इसको डी को क्या कहूं? टेंगा या फिर बोरियल। ये शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार बोरियल सीधा पूछ लिया जाता है, बोरियल या शंक्वाकार। और सी प्रकार की है भूमध्य सागरीय। मैं यहां लिख देता हूं और आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये है मरुस्थलीय प्रकार की जलवायु। और ए प्रकार जो है वो है भूमध्य रेखीय। भूमध्य रेखीय। एक साथियों थोड़ा ध्यान करना, मेरे साथ ये मिस्टेक हुई, आपके साथ भी होना संभावित हो सकती है ऐसी, कि आप ध्यान से पढ़ें कि कौन सी जलवायु का जिक्र जो है वो एग्जामिनर ने किया है।
कई बार जो है ना भूमध्य सागरीय को भी भूमध्य रेखीय दिमाग पड़ जाता है, और एक बार पड़ गया तो वो गलती होना संभावित सी बात है कि गलती हो गई तो फिर उसको आप चेंज नहीं कर पाओगे। तो थोड़ा ध्यान करना कि आराम से पढ़ना। भूमध्य रेखीय और भूमध्य सागरीय दोनों शब्दों में अलग अलग अंतर है और जलवायु भी पर्याप्त अंतर है। अब मैं थोड़ा इनको और डिफाइन कर देता हूं कि ए प्रकार की जलवायु ऐसी होती है जिसमें किसी भी महीने का टेम्परेचर जो होता है वो 18 डिग्री से नीचे नहीं आता। अति आर्द्र उच्च तापमान वाली जलवायु होती है जिसमें आर्द्रता की मात्रा इतनी होती है कि सवहनीय वर्षा पर्याप्त तौर पे होती है। बी प्रकार की जलवायु वर्षा से अधिक, ध्यान देना इस बात पे कि जो तापमान पे आधारित नहीं है, ये केवल एकमात्र ऐसी वर्गीकरण है कैपिटल लेटर में जो संभाव्य वाष्पोत्सर्जन या वाष्पोत्सर्जन पर आधारित है। तो तापमान उच्च तापमान होता है, वर्षा से अधिक वाष्पोत्सर्जन होता है। वर्षा कम होती है, वाष्पोत्सर्जन ज्यादा हो जाता है क्योंकि तापमान ज्यादा रहता है। अब बात आती है सी प्रकार की जलवायु। एक ऐसी जलवायु जो नम है, न अधिक आर्द्र है और न अधिक सूखी है। इसका मतलब नम कोशन जलवायु जो है उसी प्रकार की जलवायु है। यहां पर शैलोदभिद प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। शैलोदभिद का मतलब पत्थरों में उगने वाली, और बी में मरुदभिद, और ए में जो वनस्पति पाई जाती है वो पाई जाती है मेगाथर्मल, यानी कि ये होती है जलोदभिद, यानी जल में या कीचड़ में उगने वाली वनस्पति। अब बात आती है टेंगा। ये बोरियल वन प्रकार की वनस्पति होती है, और ई में जो है टुंड्रा प्रकार की, जिसमें लाइकेन और मोस प्रकार की वनस्पति रहती है। तो ये इनके अर्थ जो है आपको समझ में आ गए होंगे कि ए में 18 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर रहता है, ये वाष्पोत्सर्जन ज्यादा रहता है वर्षा की तुलना में, और इसका जो है वो लगभग जो 10 डिग्री के आसपास टेम्परेचर रहता है, या शून्य से नीचे बहुत कम जाता है इसका टेम्परेचर। लेकिन डी का जो है सामान्यतः एक महीने को छोड़कर बाकी जो टेम्परेचर है वो जो 0 डिग्री के आसपास रहता है, और इससे ऊपर वाला जो टेम्परेचर है ये कोई मानक नहीं है और न ही किसी एग्जाम में पूछा जाता कि कितने से कितना, कितने से कितना, ये नहीं। तो ई प्रकार का जो टेम्परेचर है वो चाहे इनका एक महीना जो बसंत ऋतु का आता है उसमें उत्तरी गोलार्ध में जून के महीने में आता है, तो उत्तरी गोलार्ध में इस तरह की कोई भी समस्या नहीं होती। उत्तरी गोलार्ध में जब एक महीना जो ई प्रकार की जलवायु में बसंत ऋतु आती है, इस बसंत ऋतु में सामान्यतः थोड़ी बहुत जो है 0 डिग्री से टेम्परेचर ऊपर हो पाता है, बाकी नॉर्मली ये ज्यादा ही रहता है। तो ये बात समझ में आ गई। तो अब मैं आपको छोटे अक्षरों के अर्थ बताता हूं कि कुछ उन्होंने जो शब्द इस्तेमाल किए वो शब्द आप समझ जाओगे तो फिर मैं आपको विश्व के मानचित्र में इन सारी चीजों को करवाऊंगा। अब बात आती है, उन्होंने जो अपना एक नया वर्गीकरण था उसमें छठा जो प्रकार दिया था वो सभी में है। भूमध्य रेखा से लेकर छठा प्रकार एच प्रकार दिया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। 53 के वर्गीकरण में छठा प्रकार एच। एच का मतलब है हिली स्टेशन। हिली स्टेशन का मतलब ये हुआ कि किसी भी महाद्वीप पर, चाहे वो उष्ण कटिबंध में, शीतोष्ण में है, उनकी ऊंचाई के कारण वहां स्थायी तौर पर ग्लेशियर पाए जाते हैं, या उनकी जलवायु एक अलग प्रकार का जलवायु जोन होता है, जैसे कि हिमालय की जलवायु। अगर हिमालय न होता तो शायद हो सकता है कि शीतकाल में हम लोग और अधिक ठंडे हो जाते उत्तर भारत वाले, या ग्रीष्म काल में और अधिक गर्म हो जाते, या हमारी जो मौसमी दशाएं हैं उनमें बहुत ज्यादा परिवर्तन होता। तो ये हिली स्टेशन को शो करता है। बात समझ में आ गई आपको? हिली स्टेशन का मतलब जो ग्लेशियर्स हैं या ऊंचे जो पर्वतीय या पठारी क्षेत्र हैं, जैसे तिब्बत का पठार है 5 किलोमीटर ऊंचा है सामान्यतः वो धरती से, तो जो 5 किलोमीटर से ऊंचाई वाला जो भाग है, इसका मतलब उसकी जलवायु जो है वो हो सकता है कि अलग तरीके की हो। तो बात यहां तक 6 मुख्य प्रकार समझ में आ गए होंगे। अब बात हम करते हैं कि उन्होंने कैपिटल लेटर एक W और एक S, ये दो शब्द इस्तेमाल किए। W का मतलब वारम यानी कि शुष्क से है, यानी कि गर्म से है, और S का मतलब स्टेपी यानी अर्ध शुष्क से है, स्टेपी। S का मतलब है स्टेपी और W का मतलब है वारम यानी कि गर्म। ये कैपिटल लेटर है, ध्यान करना है आपको। और ये हमेशा ही B प्रकार की जलवायु के साथ जुड़ेंगे। किसके साथ? B प्रकार की जलवायु के साथ, और अन्य किसी के साथ नहीं जुड़ेंगे। यानी कि जो पूर्ण शुष्क मरुस्थल होगा उसके साथ W इस्तेमाल करेंगे, और जो अर्ध मरुस्थल होगा उसके साथ हम स्टेपी, यानी कि ये स्टेपी जो शब्द है वो यूरेशियन, मध्य यूरेशिया प्रांत का एक शब्द है जहां पर वर्षा कम होती है, जो 50 सेंटीमीटर
से, लेकिन मरुस्थलीय जलवायु भी नहीं है, वहां घास के जो मैदान पाए जाते हैं, स्टेपी घास के मैदान, मौसमी घास के मैदान है ये। तो ये जो है शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों, यानी ये बात समझ में आ गई होगी, ये केवल बी प्रकार की जलवायु के साथ जुड़ेंगे। अब उन्होंने एक शब्द इस्तेमाल किया, छोटा एस और छोटा डब्ल्यू। एस का जो मतलब है, उसका मतलब होता है समर सीजन जो है ऑफ, समर सीजन, और डब्ल्यू का मतलब होता है विंटर सीजन ऑफ, यानी विंटर का मतलब शीतकाल सूखा होता है, इनका शीतकाल शुष्क होता है। अब इसको दूसरी भाषा में मैं कहूं तो मैं ये कह सकता हूं कि इनकी अधिकांश डब्ल्यू वाली, अगर डब्ल्यू जहां भी लगेगा उसमें शीतकाल सूखा होता है और अधिकांश वर्षा ग्रीष्म काल में होती है। लेकिन जिसके साथ एस लगेगा, इसका मतलब है कि इसका जो ग्रीष्म काल है, ग्रीष्म काल है वो शुष्क होता है और अधिकांश वर्षा जो होती है वो शीतकाल में होती है। बात समझ गए होंगे कि इसका वारम, इसका स्टेपी, और ये जो समोर लेटर है इसका मतलब जो आ गया। और अब बात आती है एच शब्द। ये जो है कैपिटल एच है, ध्यान कर लेना। कैपिटल एच का मतलब है हिली स्टेशन, लेकिन ये स्मॉल एच जो है इसका मतलब होता है हाई या उच्च। और सामान्यतः ध्यान ये करना है कि स्मॉल लेटर जो एच है वो मरुस्थल के साथ ही लगेगा, क्योंकि हाई तापमान को ये शो करता है, उच्च तापमान को या उच्च शुष्कता को ये शो करता है। फिर आता है जी शब्द। जी शब्द जो आता है मैदानी जलवायु के लिए आता है। किसके लिए? मैदानी। एक आता है कैपिटल स्मॉल लेटर एफ। एफ का मतलब है वर्ष भर वर्षा, वर्ष भर वर्षा। समझ में आ गई बात? वर्ष भर वर्षा। और अब बात जो आती है वो आती है हमारे पास एन शब्द की, छोटा एन। इसका जो मतलब होता है वो होता है साल भर कोहरा, यानी कि वर्ष भर कोहरा। समझ गए कि जहां पर दो ऐसी जो समुद्री धाराएं मिलती हों या फिर दो ऐसी वायु राशियां अक्सर मिलन होता हो, वहां पर एक बादल जैसी कंडीशन या कोहरा छाया रहता है, तो उसको एन से शो किया गया है। तो बात एक ये भी ध्यान रखना कि एफ जो छोटा एफ है, स्मॉल एफ है, वो हमेशा ही ए प्रकार की जलवायु के साथ इस्तेमाल होगा। फिर उन्होंने कैपिटल दो लेटर और इस्तेमाल किए, एक तो बड़ा एफ और एक उन्होंने इस्तेमाल किया टी। ये दोनों के दोनों जो लेटर हैं, इसका मतलब है कि एफ का मतलब है फुल हिमाच्छादित और टी का मतलब है टुंड्रा, टुंड्रा। और एफ का मतलब है साल भर बर्फ रहे या वर्ष भर बर्फ से ढका रहे। बात समझ में आ गई होंगी। अगर टी और एफ की हम बात करें तो दोनों ई प्रकार की जलवायु के साथ लगेंगे। हालांकि टुंड्रा प्रकार की जलवायु है। टी यानी ईटी का मतलब टुंड्रा हुआ, लेकिन ई एफ का मतलब है स्थायी ग्लेशियर। ई एफ का मतलब है स्थायी ग्लेशियर। तो जब जब इन शब्दों को हम जोड़ेंगे, जैसे मैं जोड़ता हूं या एक उदाहरण के तौर पे, फिर हम जो अगली क्लास है उसमें पढ़ेंगे भारत की जलवायु और राजस्थान की जलवायु। तो मैं एक जोड़ के बताता हूं, फिर अगली क्लास में आपको ये बात समझ में आ जाएगी। जैसे मैंने लिखा कि बी एस एच डब्ल्यू। अब देखो इसका मतलब, बी का मतलब मरुस्थलीय है जलवायु, एस का मतलब स्टेपी, तो इसका मतलब अर्ध मरुस्थलीय हो गई है। अर्ध मरुस्थलीय, उच्च तापमान वाली, जिसका विंटर सीजन ऑफ हो, यानी कि शीतकाल सूखा हो, अधिकांश वर्षा या जो वर्षा का 50 सेंटीमीटर होती है या वर्षा 25 से 50 के बीच वाली जो वर्षा वाली श्रेणी होती है उसको हम अर्ध शुष्क कहते हैं। तो इसका मतलब हो गया कि ऐसी जलवायु जो अर्ध मरुस्थलीय है, उच्च तापमान वाली है और वर्षा जो होती है अधिकांश ग्रीष्म काल में होती है। अधिकांश का मतलब जो वहां प्राप्त वर्षा है उसका अधिकांश भाग जो है किसमें होता है? ग्रीष्म काल में होता है। या इस तरह की मैं लिख दूं कि ए एस प्रकार, छोटा एस लिख दूं, तो इसका मतलब ये हुआ कि यह तो ये भूमध्य रेखीय प्रकार की जलवायु, भूमध्य रेखा की
तरह उच्च तापमान होता है, किसी भी महीने का टेम्परेचर 18 डिग्री से नीचे नहीं आता, उच्च आर्द्रता होती है। और बात यह आती है कि इसमें अधिकांश जो वर्षा होती है वो केवल एस जो भाग है, ये एस का मतलब है इसका समर सीजन ऑफ होता है। इसका मतलब है कि यहाँ ग्रीष्म काल सूखा होता है और शीतकाल में वर्षा होती है। कि ऐसा उच्च तापमान वाली जलवायु या उच्च आर्द्रता उच्च तापमान वाली जलवायु जहां हमेशा ही वर्षा जो है शीतकाल में होती है, उसको हम एस प्रकार की जलवायु, जैसे सी एस शब्द लिखता हूं मैं, छोटा एस, इसका मतलब ये भूमध्य सागरीय ऐसी जलवायु जिसमें अधिकांश वर्षा जो है उस शीतकाल में होती है, ग्रीष्म काल इसका सूखा रहता है। तो बात समझ में आ गई होगी। जैसे ए एफ लिखूं मैं तो इसका मतलब है भूमध्य रेखीय ऐसी जलवायु जहां साल भर फुल वर्षा, एफ का मतलब है फुल वर्षा, ये ए के साथ ही आता है। लेकिन एक अपवाद ये है कि थारनथवेट ने इस एफ शब्द को इस्तेमाल किया था पश्चिमी यूरोप तुल्य जलवायु के लिए, पश्चिमी यूरोप तुल्य जलवायु के लिए इसका इस्तेमाल किया था। तो साथियों, मैं ये मानता हूं कि इन शब्दों का अर्थ तो आपको समझ में आ गया, शब्दों का अर्थ तो आपको समझ में आ गया। हम अगली क्लास में भारत की जलवायु, जिसको कोपेन ने 8 प्रकार में विभाजित किया था, उस पर बातें करने वाले हैं। तो जय हिंद, जय भारत। कमेंट करके जरूर बताना कि बात आपको समझ में आ गई या नहीं, और नहीं आई तो मैं और विस्तार से कराने की कोशिश करूंगा जब मैं थारनथवेट का वर्गीकरण करवाऊंगा। तो धन्यवाद साथियों, हम अगले वीडियो में मिलते हैं, और पहले इसको समझें, उसके बाद हम भारत की जलवायु को समझेंगे। जय हिंद, जय भारत।